हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं टॉपिक काल। यानी काल किसे कहते हैं? यानी जो क्रिया हो रही है उसका जब समय का बोध होता है तो उसे हम कहते हैं काल। यानी कर्ता द्वारा जो क्रिया संपन्न की जाती है और वह किस समय में हुई, जब इसका बोध हमें होता है तो उसे ही हम कहते हैं काल। काल यानी समय। तो काल के कितने भेद बताए गए? तो 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल यानी जो कार्य बीते हुए समय में किया गया, जो कार्य बीत चुका है उसे हम कहेंगे भूतकाल। वर्तमान काल जो अभी वर्तमान में चल रहा है उस कार्य को हम कहेंगे वर्तमान काल। और जो भविष्य में होगा यानी जो आने वाले समय में होगा तो उस क्रिया को हम कहेंगे भविष्य काल। तो इस तरह से काल के 3 भेद बताए गए। तो काल में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भूतकाल। तो भूतकाल के भी 6 प्रकार हैं। भूतकाल के 6 प्रकार बताए गए। कौन कौन सा? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। तो पिछली क्लास में हम भूतकाल के 2 भेद पढ़ चुके हैं, सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल। आज हम पढ़ेंगे पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। भूतकाल के जो बचे हुए भाग हैं उसको देख लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल किसे कहेंगे? तो क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय हो गया है। यानी क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि कार्य समाप्त हो चुका है और उसको हुए बहुत समय बीत चुका है, तो इसे हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल। यानी पूरी तरह से वह कार्य समाप्त हो चुका है, बीते हुए समय में ही समाप्त हो चुका है। जब इस तरह के वाक्य आए तो हमें यह जब पता चले कि वह कार्य बीत चुका है, समाप्त हो चुका है, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, तो उसे हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल। इसको हम उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। तो हमारा पहला है, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई थी। यानी शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई थी, यह कार्य समाप्त हो चुका है। शिक्षक हिंदी पढ़ा करके जा चुके हैं। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई थी, यह पूरी तरह से कार्य समाप्त हो चुका है। तो इस वाक्य में कौन सा भूतकाल होगा? तो पूर्ण भूतकाल। अगला उदाहरण है दूसरा, अजय मोहन के बाद आगरा से वापस आया था। तो इस वाक्य के भाव से हमें ये पता चलता है कि अजय मोहन के बाद आगरा से वापस आया था, यानी वह वापस आ चुका है, यह कार्य समाप्त हो चुका है। तो इस वाक्य में होगा पूर्ण भूतकाल। अगला उदाहरण है तीसरा, महिलाओं ने शादी में गीत गाए थे। यानी यहाँ पे देखिए इस वाक्य में क्या जिक्र हो रहा है कि जो महिलाएं थी उन्होंने शादी में गीत गाए थे। यानी शादी हो चुकी है और उसमें महिलाओं ने गीत गाए थे। इस वाक्य के भाव से हमें ये पता चल रहा है कि यह कार्य पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो इस वाक्य में होगा पूर्ण भूतकाल। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय हो गया है, तो इसे हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान देखिए क्या होगा। यानी वाक्य के अंत में ई थी, आ था, ए थे, ये थी, या था, ये थे, चुका था, चुकी थे, चुके थे। यदि ये आए तो इस वाक्य को हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल। यानी वाक्य के अंत में था, थी, थे जरूर हो। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल है। अब अगला देखेंगे अपूर्ण भूतकाल। अगला है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसे कहेंगे? तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य बीते समय में
तो हो रहा है, किंतु समाप्ति का कोई बोध न हो। यानी वह कार्य जो बीते समय में हो रहा है लेकिन वह समाप्त हुआ कि नहीं इसका हमें कोई अनुमान नहीं है। वह कार्य अभी भी हो रहा है या समाप्त हो चुका है इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। तो इस तरह के वाक्य को हम कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। फिर से देखिए, अपूर्ण भूतकाल किसे कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य बीते समय में तो हो रहा है किंतु समाप्ति का कोई बोध न हो, तो उसे हम कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान क्या है? तो रहा था, रही थी, रहे थे। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होंगे तो वो वाक्य होगा अपूर्ण भूतकाल। देखिए उदाहरण, शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे। शिक्षक क्या कर रहे थे? हिंदी पढ़ा रहे थे। वो हिंदी तो पढ़ा रहे थे लेकिन क्या उनका हिंदी पढ़ाने का कार्य खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है? इसका हमें कोई अनुमान नहीं है। इस वाक्य से हमें वो पता नहीं चलता है कि शिक्षक हिंदी तो पढ़ा रहे थे लेकिन वो ख़त्म हुआ कि नहीं, कि अभी भी चल रहा है, इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। तो इस वाक्य में होगा अपूर्ण भूतकाल। और इसकी पहचान भी देख लीजिए, यदि रहे थे, रहा था, रही थी आए वाक्य के अंत में तो इसका मतलब कि ये है अपूर्ण भूतकाल। दीपू कार चला रहा था। दीपू कार चला रहा था। दीपू कार चला रहा था। वह कार तो चला रहा था लेकिन क्या वो अब भी चला रहा है या बंद कर दिया है, इसका हमें कोई पता नहीं है। तो अगला है, माया स्कूल से घर जा रही थी। माया स्कूल से घर जा रही थी। माया स्कूल से तो घर जा रही थी लेकिन वो पहुँची कि नहीं पहुँची इसका हमें कोई अनुमान नहीं है। तो यह वाक्य का सेंस क्या है? अधूरा है। यह अधूरा है इसलिए इसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अगला है संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल किसे कहेंगे? क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते समय में होना था। कार्य जो है वो बीते समय में होना था किंतु वह हुआ कि नहीं इसका हमें कोई पता नहीं है। वह कार्य हुआ कि नहीं इसका हमें कोई अनुमान नहीं है। तो इस तरह के वाक्य को हम कहेंगे संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध यानी क्या होता है? भ्रम। यानी भ्रम बना रहे या हमारा भ्रम बना रहे कि जो कार्य होना था वह कार्य हुआ कि नहीं यह हमें पता नहीं है, इसका हमें कोई अनुमान नहीं है। तो इस तरह के वाक्यों में कौन सा काल होगा? तो संदिग्ध भूतकाल। समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते समय में होना था किंतु वह कार्य पूरा हुआ कि नहीं इसका हमें कोई अनुमान नहीं है। तो इस तरह के वाक्य को हम कहेंगे संदिग्ध भूतकाल। पहचान देख लेते हैं इसकी। इसकी पहचान क्या होगी? आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या होगा, ये होंगी, ये होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। यानी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे लगा होगा तो इसे हम कहेंगे संदिग्ध भूतकाल। उदाहरण देख लेते हैं। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई होगी। देखिए यहाँ पे ई है, क्रिया के अंत में ई और होगी। इससे यह पता चलता है कि यह भूतकाल में है और संदिग्ध है। यानी शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई होगी, वह एक अनुमान लगा रहा है कि शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई होगी। उसने कन्फर्म नहीं किया कि उसने हिंदी पढ़ाई, ये कन्फर्मेशन नहीं हुआ, केवल और केवल यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई होगी। अगला है नौकर
बाजार से आ गया होगा। अब इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य का भाव क्या कह रहा है कि नौकर बाजार से आ गया होगा। केवल और केवल एक अनुमान लगाया जा रहा है कि वह बाजार तो गया था, हो सकता है कि वह आ गया होगा, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा है कि वह आया कि नहीं आया। तो जो कार्य होने वाला था वो कार्य हुआ कि नहीं, इसका कंफर्म नहीं होता है कि यह कार्य जो होने वाला था बीते समय में वह हुआ कि नहीं हुआ। अगला है, ब्राह्मण ने वेद पढ़ लिए होंगे। ब्राह्मण ने वेद पढ़ लिए होंगे। देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे होंगे, तो पढ़ लिए होंगे यानी ब्राह्मण वेद पढ़ने वाले थे, वो अब तक पढ़ लिए होंगे। ठीक है, इस तरह से हमें ये पता चलता है कि इस वाक्य में संदिग्ध है, यानी हमेशा भ्रम बना है कि वह पढ़ लिए होंगे या नहीं पढ़े होंगे, इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। केवल हम ये कह सकते हैं कि वह पढ़ लिए होंगे, एक संभावना जताई जाती है कि वह पढ़ लिए होंगे। तो इस तरह से इस वाक्य में होगा संदिग्ध भूतकाल। ठीक, अगला है हेतु हेतु मद भूतकाल। यह भूतकाल का अंतिम भेद है, हेतु हेतु मद भूतकाल किसे कहेंगे, चलिए देख लेते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते समय में हुआ, यानी क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते समय में हुआ तथा किसी एक क्रिया का होना या ना होना किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर करता हो। यानी ऐसे शब्द जिससे हमें ये पता चले कि वो कार्य बीते समय में हुआ है और एक क्रिया का होना या ना होना किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर करता हो, तो उसे हम कहेंगे हेतु हेतु मद भूतकाल। इसको हम उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका उदाहरण। देखिए इसमें दो वाक्य होते हैं, दो क्रिया होती हैं, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है। तो देखिए कैसे, यदि शिक्षक ने हिंदी विस्तार से पढ़ाई होती तो छात्रों के अधिक अंक आते। अब देखिए इसमें दो क्रिया हो रही है, क्या हो रही है, शिक्षक ने हिंदी विस्तार से पढ़ाई होती, तो ये है पहला वाक्य। ठीक है, ये पहला वाक्य है। तो छात्रों के अधिक अंक आते, यह है दूसरी क्रिया आना, यह दूसरी क्रिया है। ये है पहली क्रिया और यह है दूसरी क्रिया, और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि शिक्षक ने हिंदी विस्तार से पढ़ाई होती तो छात्रों के अधिक अंक आते, यानी पहली क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है, या ये कहें कि दूसरे क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर है कि यदि शिक्षक ने हिंदी विस्तार से पढ़ाई होती तो छात्रों के अधिक अंक आते। तो समझ में आ गया कि इस वाक्य का भाव क्या कह रहा है कि यदि शिक्षक ने हिंदी विस्तार से पढ़ाई होती तो छात्रों के अधिक अंक आते, यानी छात्रों के अधिक अंक कब आएंगे, जब शिक्षक हिंदी अच्छे से पढ़ाएगा, विस्तार से पढ़ाएगा, तो छात्रों के अधिक अंक आते। तो यानी यह जो वाक्य है यह पहले वाक्य पर निर्भर है, या यह जो क्रिया है वह पहली क्रिया पर निर्भर है। तो इस तरह के वाक्य में होते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। अगला देख लीजिए, आज बारिश नहीं हुई होती तो हम घूमने जाते। देखिए इसमें भी दो क्रिया है, नहीं हुई होती यानी बारिश नहीं हुई होती पहला क्रिया, और दूसरा है घूमने जाते, यह है दूसरा क्रिया। तो हम कब घूमने जाते, जब बारिश नहीं हुई होती। आज यदि बारिश नहीं हुई होती तो हम घूमने जाते। तो दूसरा क्रिया क्या है, वह पहले क्रिया पर निर्भर है। यदि पहला क्रिया हुआ होता तो ही दूसरा क्रिया होता, यदि बारिश नहीं हुई होती तो हम घूमने जाते। तो इस तरह से यदि
एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो तो इस तरह के वाक्यों में होंगे हेतु हेतु मद भूत काल। एक बार फिर से देख लीजिए कि हेतु हेतु मद भूत काल किसे कहेंगे, यानी क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते समय में हुआ तथा किसी एक क्रिया का होना या न होना किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर करता हो। ठीक है, आई बात समझ में। इसका पहचान क्या है, दो क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर, यानी इसका सबसे पहला पहचान तो आप ये देखिए कि एक वाक्य में दो क्रिया होगी और दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होगी। यदि एक क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी। ठीक है, समझ में आ गया। यदि बारिश नहीं हुई होती तो हम घूमने जाते, बारिश हो गई तो हम घूमने नहीं गए, यानी एक क्रिया नहीं हुई तो दूसरी क्रिया भी नहीं होगी। समझ में आ गया आपको कि इसे हम कहेंगे हेतु हेतु मद भूत काल। तो हमने विस्तार से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा कि भूतकाल किसे कहते हैं। हमने एक एक भेद को अच्छे से पढ़ लिया। तो आज के क्लास में हमने भूतकाल को ख़त्म कर लिया। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल किसु हिंदी क्लासेज में जा कर के विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे।